स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी, रीबर्थ ऑफ अ लेजेंड, द गर्ल हु बिकेम अ सर्जन, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। एपिसोड 81, उधार के वर्ष। अपनी रिकवरी के बाद के वर्ष उस ध्यान और सजगता के साथ सामने आए जो अनन्या ने अपने दोनों में से किसी भी जीवन के किसी भी पहले चरण में कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा इसलिए नहीं कि जीवन की साधारण मांगें कम हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने अंततः और पूरी तरह से साधारण चीजों को हल्के में लेना बंद कर दिया था। यह एक ऐसी अनुभूति थी जो केवल किसी गंभीर बीमारी से सफलतापूर्वक उबरने के बाद ही संभव हो सकती थी। उसने रिमिशन, बीमारी के नियंत्रण में आने के अपने पहले पूरे वर्ष को अपने शरीर को फिर से समझने में बिताया। यह वही गहरी और सावधानीपूर्वक ध्यान देने वाली प्रक्रिया थी जो उसने कभी एक बिल्कुल नई सर्जिकल तकनीक में महारत हासिल करने के लिए अपनाई थी। हर सुबह बॉम्बे के उसी समुद्री तट पर टहलना जहां से वह अपने पूरे करियर के दौरान हजारों बार गुजरी थी, बिना एक बार भी यह रुके देखे कि मछुआरे अपनी सुबह की मछली पकड़कर कैसे लौट रहे हैं। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के मार्गदर्शन में धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रही थी, जो उन 78, 68, 69 वर्षीय पूर्व सर्जन के अनुशासन को देखकर बार बार हैरान होता था, जिसे देखकर उसकी आधी उम्र के मरीज भी ऊब जाते थे। फिजियोथेरेपिस्ट ने उसके अभ्यासों के एक सेट को पूरी सटीकता के साथ पूरा करते हुए देखकर टिप्पणी की, आप रिकवरी को उसी तरह संभालती हैं जैसे आपने कभी सर्जिकल ट्रेनिंग के समय किया होगा। महीनों की लगातार मेहनत से उसकी लगभग वह सारी ताकत वापस आ गई थी जो कीमोथेरेपी ने अस्थायी रूप से छीन ली थी। मेरे अधिकांश मरीज उन हिस्सों को छोड़ना चाहते हैं जो प्रगति की तरह महसूस होते हैं। आप ऐसा लगता है कि सबसे उबाऊ हिस्सों में सबसे ज्यादा आनंद लेती है। एक छोटी सच्ची मुस्कान के साथ अनन्या ने कहा, मैंने हाल ही में लगभग हर चीज में पहले की तुलना में काफी अधिक आनंद लेना सीख लिया है। मैंने कई दशकों तक उबाऊ साधारण काम को केवल किसी अधिक महत्वपूर्ण चीज तक पहुंचने की कीमत के रूप में देखा। अब मैं समझती हूं कि उबाऊ हिस्से कभी भी महत्वपूर्ण हिस्सों से अलग नहीं थे। वे बस महत्वपूर्ण हिस्से थे जो एक ऐसे रूप में आए थे जिसे मैंने अभी तक ठीक से पहचानना नहीं सीखा था। उसने उन वर्षों में काफी समय अपने पोते अर्जुन के साथ बिताया, जो एक खुशमिजाज टॉडलर, छोटे बच्चे से बढ़कर एक जिज्ञासु 7 वर्ष का बच्चा बन गया था। उसके सवाल पूछने का अंदाज अनन्या को कभी कभी बहुत गहराई से प्रभावित कर देता था। उसे अपनी बेटी की बिल्कुल उस उम्र की याद दिलाता था और उससे भी पीछे अपने खुद के बचपन की उस धुंधली सी याद को ताज़ा करता था, जब जीवन भर की उधार ली गई यादें एक 15 साल के बुखार से तपते दिमाग में बस गई थी और उसे समय से पहले ही किसी भी साधारण बच्चे की तुलना में काफी गंभीर बना दिया था। एक शांत रविवार की दोपहर अपने बगीचे में रिटायरमेंट के बाद उसने अंततः प्रिया के टमाटर के पौधों के प्रति पुराने प्रेम को अपना लिया था और उसी सटीकता के साथ एक छोटे से बगीचे की देखभाल कर रही थी जो कभी उसने ऑपरेशन थिएटर में दिखाई थी। अर्जुन ने पूछा, जी आपने डॉक्टर के अलावा कुछ और क्यों नहीं बनी? अनन्या ने उस सवाल पर खास बिना किसी जल्दबाजी के विचार किया, ठीक वैसे ही जैसे अब वो हर बातचीत में करती थी, अपने ध्यान को किसी अगली मांग की ओर भगाने के बजाय, और अपने पोते को जवाब देते हुए उसे वह सच्चाई मिल गई जिसे उसने लगभग 70 वर्षों में धीरे धीरे बुना था। उसने कहा, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में ही समझ गई थी कि जब किसी को उस समय मदद की जरूरत हो, जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो मदद न मिलने पर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं एक ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जो उतने लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए संभव हो सके, और जब तक मुझे ऐसा करने का मौका मिले वैसी मदद बन सकूं। अर्जुन ने पूछा, क्या आप अभी भी लोगों की मदद करती हैं? अब तो आप अस्पताल में काम भी नहीं करती? अनन्या ने कहा, अब मैं अलग अलग तरीकों से मदद करती हूँ। मैंने कई वर्षों में कई अन्य डॉक्टरों को सिखाया है कि जिस तरह की मदद मैं कभी खुद करती थी उसे कैसे किया जाए। वे अब इसे कर रहे हैं, इस पूरे देश में, ऐसे अस्पतालों में जहां मैं कभी जाऊंगी भी नहीं, ऐसे मरीजों के लिए जिन्हें मैं कभी मिलूंगी भी नहीं। मुझे लगता है कि शायद ये सबसे महत्वपूर्ण मदद है जो मैं कर पाई। वे मरीज नहीं जिन्हें मैंने खुद ठीक किया, बल्कि वे डॉक्टर जिन्हें मैंने उन मरीजों से कहीं अधिक का इलाज करना सिखाया जिन तक मैं अकेले कभी नहीं पहुंच सकती थी। अर्जुन ने इस बात पर छोटे बच्चों की तरह उस गंभीरता से विचार किया जो वे अक्सर अपनी उम्र से बड़े सवालों पर दिखाते हैं, और फिर उस सीधी, बिना किसी झिझक वाली जिज्ञासा के पूछा जो केवल एक बच्चा ही पूछ सकता है, जी क्या आप जल्द ही मरने वाली हैं? जब माँ आपकी बीमारी के बारे में बात करती है तो वह कभी कभी चुप हो जाती है। अनन्या ने महसूस किया कि इस सवाल ने एक ऐसे वजन के साथ दस्तक दी है जिसकी उसने पूरी उम्मीद नहीं की थी। उसने उस पल के लिए अपनी उस नैदानिक ईमानदारी, क्लिनिकल ऑनेस्टी, का आभार माना जिसने उसके पूरे पेशेवर जीवन को परिभाषित किया था।
ये समझते हुए कि अपने छोटे पोते के सीधे सवाल का सामना करते समय सच्चाई को छिपाना या नर्म करना उसकी उतनी मदद नहीं करेगा जितना कि उसे सच्चाई से रूबरू कराना, जो एक 7 साल का बच्चा समझ सके। उसने कोमलता से कहा, अर्जुन, हर कोई अंततः मर जाता है। ये जीवित रहने का एक हिस्सा है, और यह मेरे लिए भी उतना ही सच है जितना कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए। मैं कुछ समय के लिए बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने मुझे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की, और आज इस समय मैं बेहतर हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ मेरे पास और कितने वर्ष है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी इस बात को निश्चित रूप से नहीं जान सकता। मैं जो जानती हूँ वह ये है कि मैं उन सभी वर्षों में से हर एक पल, चाहे वे जितने भी हों, तुम्हें उतना ही प्यार करने में बिताना चाहती हूँ जितना मैं पूरी तरह से कर सकती हूँ। क्या यह उत्तर तुम्हारे बैठने और सोचने के लिए काफी सच्चा है? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, एक बच्चे का वो गंभीर सिर हिलाना जो किसी कठिन सच्चाई को अधिकांश वयस्कों से अधिक सहजता से स्वीकार कर रहा हो, और फिर उस तीव्र और लचीले अंदाज में जिस तरह बच्चे इस तरह की गंभीर बातचीत को संभालते हैं। उसने पूछा कि क्या वो टमाटर का एक पौधा लगाने में उसकी मदद करेगी। और वो पल एक पोते को नर्म मिट्टी में छोटे बीज दबाना सिखाते हुए दोपहर के साधारण अनमोल रित्मों लय में बदल गया था। एपिसोड 82 यह उसी अवधि के दौरान था जब अनन्या ने आखिरकार एक ऐसी परियोजना पूरी की जिसे उसने अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान लगभग चुपचाप टुकड़ों में जोड़ा था, एक आत्मकथा मेमवा, जिसे प्रकाशन के लिए नहीं लिखा गया था। हालांकि चिकित्सा प्रकाशन गृह के उसके संपादक, जिन्होंने अनपेक्षित रूप से अनौपचारिक माध्यमों से इस परियोजना के बारे में सुना था, इस फैसले पर पुनर्विचार करने की उम्मीद बनाए हुए थे, बल्कि उसके अपने परिवार के लिए था। यह उस करियर का एक सावधान, ईमानदार विवरण था जिसे उसने बनाया था, उन गुरुओं का जिन्होंने उसे आकार दिया, और उन मरीजों के नाम जिन्हें वह दशकों बाद भी एक सर्जन की याददाश्त के रूप में अपने भीतर संजोए हुए थी। उसने सावधानीपूर्वक और सचेत गद्य में डॉक्टर रानाडे के छोटे से कार्यालय और 18 वर्ष की उम्र में वहां किए गए वादे के बारे में लिखा। उसने डॉक्टर केलकर के अपनी बेटी के बारे में स्वीकारोक्ति और उस मार्गदर्शन के बारे में लिखा जिसे उन्होंने उस डर की भरपाई के लिए बनाया था, जिसे उन्होंने कभी एक ऐसा दरवाजा बंद करने दिया था जो खुला रहना चाहिए था। उसने ओवरपास के ढहने, वसंत ओक, फरीदा शेख और उन सभी कठिन पाठों के बारे में लिखा जो उन नुकसानों ने उसे सही निर्णय और गारंटीड परिणाम के बीच की उस अजीब, कभी न भरने वाली खाई के बारे में सिखाए थे जिसने इस पेशे को इसके सबसे ईमानदार रूप में परिभाषित किया था। उसने उस पांडुलिपि में मीरा आयर या फ्लाईओवर या अपनी खुद की शुरुआत की अजीब, असंभव सच्चाई के बारे में नहीं लिखा, इसलिए नहीं कि वह सावधानीपूर्वक छिपाने की पुरानी आदत में लौट आई थी, बल्कि इसलिए कि वह अंततः ये समझ चुकी थी कि वह असल में कौन थी। इसकी सच्चाई कभी भी उस एक अप्रमाणित मूल पर निर्भर नहीं थी। इसके बजाय यह इस बात पर निर्भर करती थी कि उसने उस जीवन के साथ क्या बनाने का विकल्प चुना था जो उसे दिया गया था, भले ही वो जीवन कितनी भी असंभव शुरुआत से क्यों न शुरू हुआ हो। डॉक्टर राव ने एक शाम पूरी हुई पांडुलिपि को पढ़ते हुए कहा, आपने कुछ असाधारण लिखा है। वो अब अपने 80 के दशक में थे। उनका दिल भले ही कमजोर था पर वे स्थिर थे, और उनके साथ बिताए गए लगभग 5 दशकों के बाद भी उनका साथ इस शांत सेवानिवृत्ति के मौसम में दोनों में से किसी भी जीवन का सबसे बड़ा और निरंतर आराम था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आपको इसे प्रकाशित करना चाहिए, अनन्या। आपकी अपनी पहचान के लिए नहीं, मैं जानता हूं कि इनमें से कोई भी चीज कभी इसके लिए नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आज हजारों युवा महिलाएं ठीक वहीं खड़ी हैं जहां आप कभी खड़ी थीं, जिन्हें ये पढ़ने की जरूरत है कि आपके जैसा जीवन वास्तव में संभव था। अनन्या ने आने वाले हफ्तों में उनकी सलाह पर सावधानीपूर्वक विचार किया और अंततः पाया कि वो सहमत थी। ये संस्मरण अगले वर्ष एक सीधे सादे शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ, अनडिनाएबल, एक ऐसा शब्द जिसे उसने लगभग 7 दशकों तक अपने साथ रखा था, एक छोटे पंखे की हवा वाले कार्यालय से लेकर एक ऐसे पूरे करियर तक जिसे उसने उस शब्द द्वारा कभी संदेह के घेरे में खड़ी की गई हर दीवार के खिलाफ सावधानीपूर्वक और जानबूझकर चुनौती देते हुए बनाया था। इस किताब को उस दर्शक वर्ग से कहीं अधिक बड़ा दर्शक वर्ग मिला जिसकी अनन्या ने कभी उम्मीद की थी, देश भर के मेडिकल कॉलेजों की युवा महिलाएं, जिन्होंने उसे पत्र और ईमेल लिखे, जो दशकों बाद भी उन्हीं डर और संकल्पों को दोहरा रहे थे जिन्हें उसने खुद कभी अपने भीतर संजोया था। उन्हें उसके विवरण में केवल एक सर्जन के असामान्य करियर की कहानी नहीं मिली, बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए एक तरह की अनुमति मिली, ताकि वे यह विश्वास कर सकें कि अखंड, अनडिनाएबल बनने का यह विशेष और थका देने वाला काम अपनी मांग की जाने वाली हर कीमत के लायक था। वो अपने 77वें वर्ष में एक शांत शाम को डॉक्टर
राव के साथ पत्रों के उस ढेर को पढ़ रही थी और उसने महसूस किया कि वह दो पूरे जीवन में हर उस व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक कृतज्ञता के साथ सोच रही थी जो कभी उसे देखता था। याददाश्त के बोझ से दबी एक 15 साल की असंभव लड़की, एक दृढ़निश्चयी मेडिकल छात्रा, एक दुखी ट्रॉमा सर्जन, एक डरी हुई कैंसर रोगी, और हर बार उस कठिन चीज से नजरें फेरने के बजाय उसे पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखने का फैसला किया जो पहली नजर में समझने में बहुत कठिन या असामान्य लगती थी। एक सफलतापूर्वक इलाज की गई लेकिन कभी पूरी तरह से न मिटाई जा सकने वाली बीमारी के अनिश्चित गणित के अनुसार अब 2 साल और बचे थे जिसे उसे चुपचाप धोना था। उसने उस शाम के पत्रों के ढेर के अंतिम पत्र को बंद करते हुए महसूस किया कि उसे अब उस संख्या की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल इस निश्चितता की आवश्यकता थी जिसे लगभग 70 वर्षों और 2 पूरे जीवन काल में कड़ी मेहनत से हासिल किया गया था कि चाहे जितने भी वर्ष शेष हो, उसने उनमें से प्रत्येक वर्ष को पहले ही पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के सार्थक बना दिया था। एपिसोड 83, बीमारी की वापसी। नियमित रूप से होने वाली सर्विलांस स्कैन जांच, जो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अनन्या के मूल इलाज के पूरा होने के बाद से ही सख्ती से और लगातार निगरानी के रूप में तय की गई थी, ने अनन्या के 72वें वर्ष में इस बीमारी को फिर से ढूंढ निकाला। पेरिटोनियल सतह पर छोटे छोटे नोड्यूल्स, गांठों का एक छोटा सा समूह। यह इतना सूक्ष्म था कि कोई कम अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट शायद इसे चिन्हित करने में झिझक जाता, लेकिन डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर की अपनी पारखी और सटीक नजरों से यह नहीं बचा और 1 सप्ताह के भीतर बायोप्सी द्वारा इसकी पुष्टि हो गई। रिकरेंट ओवेरियन कैंसर, अंडाशय के कैंसर की वापसी, यानी ठीक वही परिणाम जिसके बारे में मूल पूर्वानुमान ने हमेशा एक सार्थक, यदि निश्चित नहीं तो सांख्यिकीय संभावना के रूप में चेतावनी दी थी। पुष्ट निदान के बाद हुई सावधानीपूर्वक चर्चा में डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, मैं आपके साथ हमेशा की तरह ईमानदार रहना चाहती हूँ। उनकी अपनी शालीनता में उस डॉक्टर का भारीपन था जो किसी ऐसे मरीज को खबर दे रही थी जिसके साथ उनके पेशेवर रिश्ते के वर्षों में डॉक्टर और मरीज की सामान्य दूरी की तुलना में एक सच्ची दोस्ती का रिश्ता बन गया था। डॉक्टर कुलकर्णी, इससे सारा गणित काफी बदल जाता है। आपकी उम्र के मरीज में इस स्तर पर बीमारी का वापस लौटना एक ऐसा पूर्वानुमान लेकर आता है जिसे पूरी ईमानदारी से कहूं तो आक्रामक इलाज के 7 महीनों से लेकर शायद 2 या 3 साल तक का समय कहा जा सकता है, न कि उस तरह का लंबा रिमिशन जिसे हमने पहली बार हासिल किया था। अनन्या ने इन आंकड़ों को उसी नैदानिक शांति के साथ स्वीकार किया जो उसने अपने निदान के हर पिछले चरण में दिखाई थी। एक डॉक्टर की दोहरी स्पष्टता के साथ, जिसने अपने पूरे करियर में अनगिनत मरीजों को इस तरह की खबरें दी थी, वो पूरी तरह समझ गई थी कि इन आंकड़ों का वास्तव में क्या अर्थ है और उनके भीतर कितनी वास्तविक अनिश्चितता अभी भी मौजूद है। उसने कहा, मैं पूरी तरह समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इलाज के विकल्पों के बारे में पूरी ईमानदारी से बताएं, जिसमें उनके वास्तविक संभावित लाभ भी शामिल हों। और मैं चाहती हूँ कि आप उस बातचीत में इस बात पर भी खुली चर्चा करें कि आगे आक्रामक इलाज न कराने का क्या मतलब होगा। क्योंकि डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर, मैं अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी हूं जहां मैं यह फैसला उन्हीं पूरी जानकारियों के साथ लेना चाहती हूं जिनके बारे में मैं हमेशा से कहती आई हूं कि मेरे अपने मरीजों को मिलनी चाहिए, न कि केवल उस विकल्प को चुनना जो बिना लागत की सही समीक्षा किए सबसे आशाजनक लगे। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक चली बातचीत में उपलब्ध सभी तरीकों पर खुलकर बात हुई। आगे की कीमोथेरेपी, जो उसके शरीर के लिए पहले कोर्स की तुलना में काफी कठिन थी और उसके रिमिशन को कुछ अतिरिक्त महीनों से लेकर 1 साल या उससे अधिक तक बढ़ाने का मामूली मौका दे रही थी। एक नया टारगेटेड थेरेपी, लक्ष्य आधारित उपचार, जो उस दशक के भारतीय ऑन्कोलॉजी अभ्यास में अभी भी अपेक्षाकृत नया था, जिसके लाभ का प्रोफाइल कम निश्चित लेकिन संभावित रूप से अधिक टिकाऊ था, और वह विकल्प जिसे डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर ने उसी सावधानी और अटूट ईमानदारी के साथ रखा जिसकी अनन्या हमेशा मांग करती थी, यानी आक्रामक हस्तक्षेप के माध्यम से समय बढ़ाने के किसी भी प्रयास के बिना पूरी तरह से उपशामक, पैलियाटिव और आराम केंद्रित देखभाल को चुनना, ताकि बीमारी की वापसी के संभावित मार्ग को वैसे ही स्वीकार किया जा सके। अनन्या ने अगला हफ्ता बहुत सावधानी और विचार विमर्श में बिताया। यह कोई बेचैन करने वाली अनिर्णय की स्थिति नहीं थी, बल्कि यह विकल्पों की वही व्यवस्थित और संपूर्ण तौल थी जो उसने लगभग 70 वर्षों में हर महत्वपूर्ण फैसले के समय अपनाई थी। उसने इस विकल्प पर डॉक्टर राव, मीरा और अपनी खुद की संचित समझ के साथ विस्तार से चर्चा की, ताकि वह जान सके कि प्रत्येक मार्ग की क्या कीमत चुकानी होगी और क्या लाभ मिल सकता है। अपने फैसले से ठीक एक शाम पहले, उसी बालकनी में जहां उसने 41 वर्ष की आयु में अपने पुराने जीवन के खत्म होने के बाद जीवित रहने के अजीब चक्कर को महसूस किया था, डॉक्टर राव से बात करते हुए उसने कहा, मैं लगातार यही सोच रही हूं कि मैं वास्तव में इन शेष वर्षों को कैसा देखना चाहती हूं।
न केवल ये कि इलाज से कितने महीने या साल मिल सकते हैं, बल्कि यह कि वे महीने और साल वास्तव में किस तरह के होंगे। मैंने अपने करियर के दौरान कई मरीजों को अंत तक आक्रामक इलाज चुनते देखा है, और मैंने उनमें से कुछ को अपने अंतिम महीने इलाज के अपने ही कष्टों में इस तरह डूबे हुए देखा कि जिस अतिरिक्त समय ने उन्हें खरीदा था, उसके भीतर उनके पास जीने के लिए बहुत कम वास्तविक जीवन बचा था। अरुण, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने 2 पूरे जीवन में लगभग 70 वर्ष ये सीखने में बिताए हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। मैं इस अंतिम अध्याय के जो भी हिस्से बचे हैं, उन्हें उस सबक को उल्टे क्रम में सीखते हुए नहीं बिताना चाहती, जहां मैं थोड़े और समय के बदले अपने बचे हुए समय की गुणवत्ता का बलिदान दे दूं। डॉक्टर राव ने कोमलता से पूछा, तो फिर आप क्या चाहती हैं? उनके स्वर में वो डिसेस्पराडा, निराशाजनक सौदेबाजी बिल्कुल नहीं थी जिसका डर वो कभी उनसे कर सकती थी, बल्कि केवल वही स्थिर और पूर्ण उपस्थिति थी जिसने उन्हें लगभग 5 दशकों के वैवाहिक जीवन में संजोकर रखा था। एक लंबे पल के अंतिम विचार के बाद अनन्या ने कहा, मैं एक मध्यम मार्ग चाहती हूँ। सबसे आक्रामक विकल्प नहीं, और इलाज से पूरी तरह पीछे हटना भी नहीं। मैं डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बताई गई टारगेटेड थेरेपी को आजमाना चाहती हूँ। उनके स्पष्टीकरण के अनुसार यह पारंपरिक कीमोथेरेपी से काफी कोमल है, और इसमें केवल तकनीकी रूप से लंबे समय तक जीवित रहने के बजाय वास्तव में एक आरामदायक रिमिशन को बढ़ाने का एक वास्तविक, हालांकि अनिश्चित, मौका है। और मैं इस अगले चरण की शुरुआत से ही अपनी देखभाल से जुड़े हर व्यक्ति से इस बात पर पूरी ईमानदारी चाहती हूँ कि ये दवा कितनी असरदार है, ताकि अगर यह वास्तविक लाभ देना बंद कर दे, तो हम दोनों को एक भी अतिरिक्त दिन के लिए यह नाटक करने की आवश्यकता न पड़े कि हम अभी भी किसी ऐसे परिणाम के लिए लड़ रहे हैं जिसका समर्थन अब साक्ष्य, एविडेंस, नहीं करते हैं। उसने अगले महीने टारगेटेड थेरेपी शुरू की, और उसके बाद के वर्ष में पाया कि इसने ठीक वैसा ही मापा हुआ और ईमानदार परिणाम दिया जिसकी उसने उम्मीद की थी। बीमारी की प्रगति में वास्तविक मंदी, जिसकी नियमित स्कैन के माध्यम से सावधानीपूर्वक निगरानी की गई। मूल पूर्वानुमान में जिस आक्रामक फैलाव का डर था, उसके विपरीत लगभग 18 महीनों तक ये रिमिशन स्थिर और नियंत्रित रहा। इसके शारीरिक कष्ट उसके इलाज के पहले दौर की तुलना में काफी कम थे, जिससे वो उस 1.5 साल के दौरान उन सभी साधारण, अनमोल गतिविधियों को जारी रख सकी जिन्हें उसके रिटायरमेंट ने आखिरकार उसे ठीक से संजोना सिखाया था। उसने उस उधार के समय को इतनी संजीदगी से बिताया कि मीरा, जो अपनी मां को इस अंतिम, अनिश्चित चरण को उसी अनुशासित स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हुए देख रही थी जिसने उनके पूरे करियर को परिभाषित किया था, चुपचाप और निजी तौर पर आश्चर्यचकित थी। एपिसोड 84 एक शाम अपनी मां को उस छोटे से बगीचे की देखभाल करते हुए देखते हुए, जो उनके रिटायरमेंट के वर्षों में उनके सबसे कीमती दैनिक अनुष्ठानों में से एक बन गया था, मीरा ने कहा, आप डरी हुई नहीं है। मैं लगातार आप में इसे देखने का इंतजार करती रहती हूँ। वो डर, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो किसी इतनी गंभीर चीज का सामना इतने कम डर के साथ कर सके। अनन्या ने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैं डरती हूँ, कभी कभी। मीरा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप यह माने कि मैंने मृत्यु के प्रति किसी तरह की पूरी तरह से सामान्य मानवीय भावना से ऊपर उठकर कुछ पा लिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन अब 2 पूरे जीवन काल में मेरे पास अधिकांश लोगों की तुलना में इस बात को समझने का काफी अधिक अभ्यास है कि जब उपलब्ध समय आखिरकार और अचूक रूप से सीमित हो जाता है, तो वास्तव में क्या मायने रखता है। मैंने अपना पहला जीवन यह मानते हुए बिताया था कि अकेले काम ही मुझे दिए गए वर्षों को सही साबित करने के लिए काफी होगा। अब मैं अपने उस पहले जीवन की तुलना में कहीं अधिक पूरी तरह से समझती हूँ कि वो काम हमेशा अपने आप से किसी बड़ी चीज की सेवा के लिए था, उन लोगों के लिए जिन्हें मैं प्यार कर सकी, जिनकी मदद कर सकी, जिन्हें पढ़ा सकी, और जिन्हें उनके अपने असाधारण जीवन में आगे बढ़ते हुए देख सकी। इस बार मुझे वो सब मिला, ऐसे माप में जो मेरा पहला जीवन मुझे कभी नहीं दे पाया। मुझे लगता है कि अकेले डर की तुलना में किसी अंत की ओर बढ़ना अब कहीं अधिक आसान है। बीमारी आखिरकार उसके 74वें वर्ष में आगे बढ़ी। टारगेटेड थेरेपी ने जिस सावधानीपूर्वक और नियंत्रित स्थिरता को बनाए रखा था, वो हर उपलब्ध हस्तक्षेप के बावजूद अंततः और धीरे धीरे बीमारी के प्राकृतिक मार्ग के आगे झुक गई। और अनन्या ने, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने इस अंतिम उपचार के निर्णय की शुरुआत में खुद से और डॉक्टर राव से वादा किया था, उसी स्पष्ट और विचारशील संयम के साथ पूरी तरह से आराम केंद्रित देखभाल में जाने का फैसला किया, जिसने उसके असाधारण जीवन के हर बड़े विकल्प का मार्गदर्शन किया था। अपनी अंतिम औपचारिक मुलाकात में उसने डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर से कहा, मैं बचा हुआ सारा समय अस्पताल के बिस्तर पर उन हस्तक्षेपों के पीछे बिताने के बजाय घर पर ही बिताना चाहती हूँ, जिनके बारे में हम दोनों पहले से ही समझते हैं कि वे परिणाम को सार्थक रूप से नहीं बदलेंगे।
मैं अपने पूरे करियर में दूसरे लोगों को ठीक यही फैसला लेने में मदद करती रही हूँ। डॉक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। अब इसे खुद लेना मुझे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान लगता है, ठीक इसलिए क्योंकि मैंने 50 वर्षों में ये देखा है कि जब यह फैसला ईमानदारी से और समय पर लिया जाता है तो यह विशेष विकल्प कितनी शांति दे सकता है। डॉक्टर। कॉन्ट्रैक्टर, जिनकी अपनी शालीनता में एक दृश्यमान और सच्चा दुख झलकता था जिसने अनन्या को किसी भी शब्द से अधिक स्पष्ट रूप से बता दिया था कि उनकी देखभाल के वर्षों में उनका पेशेवर रिश्ता कितना अधिक व्यक्तिगत हो गया था। कुछ देर के लिए उसका हाथ पकड़कर चुपचाप खड़ी रहीं और अंततः बोली, उन्होंने कहा, यह मेरे पूरे करियर का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है, आपका इलाज करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कौन हैं। डॉक्टर। कुलकर्णी, हालांकि मैं मानती हूं कि यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि मैंने दशकों पहले आपकी ही सीख के तहत कुछ प्रशिक्षण लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इस बीमारी के हर चरण के दौरान मुझे ये दिखाया है कि पूरी ईमानदारी और पूरी गरिमा के साथ अपनी मृत्यु का सामना करना कैसा होता है। मैं अपने करियर के बाकी हिस्सों में इलाज करने वाले हर एक मरीज के जीवन में उस सबक को लेकर जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि इस बातचीत को खत्म करने से पहले आप ये जान लें, ये बीमारी आखिरकार आपसे जो भी छीने वो कभी इसे नहीं छीन पाएगी। अनन्या उस दोपहर अपने घर लौटी, अपने बगीचे के शांत जाने पहचाने आराम के बीच, अपने परिवार के पास और अपनी लेखन डेस्क के कोने पर रखे उस छोटे से डेस्क फैन के पास जो वहां लगभग 2 दशकों से रखा हुआ था। उन्होंने लगभग 70 वर्षों और जीने के 2 पूरे असाधारण अवसरों के साथ बहुत ही पूर्ण और जानबूझकर बनाए गए जीवन की अनूठी, बिना जल्दबाजी वाली शांति में खुद को ढालते हुए पाया कि वो आखिरकार इस अंतिम अनमोल अध्याय के बाकी बचे हर पल के लिए तैयार थी। एपिसोड 85। अंतिम फेरे। अंतिम महीने उस कोमलता के साथ बीते जिसकी अनन्या ने पूरी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की थी। जब डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर ने पहली बार बीमारी के दोबारा लौटने रिकरेंस के संभावित मार्ग के बारे में ईमानदार और सावधानीपूर्वक आंकड़े बताए थे, एक अचानक और भयानक गिरावट के बजाय एक धीमी, संभल सकने वाली गिरावट, जैसा कि उसने अपने करियर के दौरान ऐसे कई मरीजों के साथ देखा था जिनकी बीमारी ने कहीं अधिक क्रूर समय सीमा चुन ली थी। अपनी ताकत के साथ रहने तक वो अपनी सुबहें उस छोटे से बगीचे में बिताती थी जो उसके रिटायरमेंट के वर्षों में उसके सबसे कीमती अनुष्ठानों में से एक बन गया था। वो अर्जुन के साथ टमाटर के पौधों की देखभाल करती थी, जो अब एक गंभीर, लंबे दुबले 12 वर्षीय लड़का बन गया था, जिसमें अनन्या ने निजी और काफी हद तक मुस्कुराते हुए नोट किया था कि उसने अपने माता पिता दोनों की तुलना में अपनी दादी के सटीक और व्यवस्थित स्वभाव को कहीं अधिक अपनाया था। एक शांत सुबह उसने कहा, अज्जी, आप अब ज्यादा दिनों तक यह नहीं कर पाएंगी, है ना? उसने अपनी ऊंचाइयों को पौधों के बीच पहले की तुलना में धीरे धीरे चलते हुए देखा, और उसकी आवाज में वयस्कों द्वारा इस तरह के अवलोकन पर अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला सतर्क बचाव बिल्कुल नहीं था। अनन्या ने सहजता से सहमति जताते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। हालांकि अर्जुन, मुझे खुशी है कि हमारे पास ये सुबहें रहीं। मेरे जाने के बाद भी तुम इस बगीचे की देखभाल करते रहना। इसलिए नहीं कि टमाटर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि किसी ऐसी चीज की धैर्यपूर्वक देखभाल करने में कुछ सीखने लायक है जिसे ठीक से विकसित होने में काफी समय लगता है। मैंने ये सबक अपने जीवन में काफी देर से सीखा। मैं चाहती हूं कि तुम्हें इसे पहले सीखने का मौका मिले। अपने दोपहर के समय वो लगातार बढ़ते हुए आगंतुकों का स्वागत करती थी, पूर्व छात्रों और सहयोगियों का एक लंबा, स्थिर सिलसिला, जिनमें से कई अब खुद वरिष्ठ सर्जन बन चुके थे। कुछ लोगों ने उसके साथ 1 घंटा बिताने के लिए काफी लंबी दूरी तय की थी, ताकि वे अपने करियर के ठीक उसी मोड़ पर मिले किसी सबक, अवसर या विश्वास के पल के लिए उसे एक बार फिर धन्यवाद दे सकें। वे बिना किसी के जोर से कहे ये समझ चुके थे कि इन मुलाकातों में उस विदाई का भारीपन था जिसे कोई भी सीधे तौर पर नाम नहीं देना चाहता था। काव्या नायर उन अंतिम महीनों में अक्सर आती थी। उनके साथ एक विभाग प्रमुख की वो स्थिर और सक्षम उपस्थिति होती थी, जो अपनी इस भूमिका के वर्षों के दौरान उस मार्गदर्शन में पूरी तरह से ढल चुकी थी जो अनन्या ने कभी उन्हें दी थी। वो अब किसी अन्य की विरासत को संभालने को लेकर चिंतित रहने वाली अनिश्चित युवा सर्जन नहीं थी, बल्कि पूरी तरह और आत्मविश्वास से अपनी खुद की एक नेता बन चुकी थी। इनमें से एक मुलाकात के दौरान काव्या ने अनन्या का चेहरा उस संख्या पर गर्व से चमकते हुए देखते हुए कहा, इस साल मेंटरशिप प्रोग्राम ने 200 प्रशिक्षित सर्जनों का आंकड़ा पार कर लिया है। मैं चाहती थी कि जब आप इसे सीधे सुन सके, तब आपको ये पता हो। डॉक्टर कुलकर्णी, अब 14 अस्पतालों में 2 ऐसी महिलाएं हैं जो हम दोनों की तुलना में काफी कम दर के साथ सर्जिकल ट्रेनिंग में उतरी, क्योंकि उनके लड़खड़ाने पर उन्हें संभालने के लिए एक व्यवस्था मौजूद थी। अनन्या ने धीरे से दोहराया, 200।
उसने महसूस किया कि यह संख्या किसी भी एक करियर की बड़ी उपलब्धि की तुलना में कहीं अधिक बड़े और संतोषजनक वजन के साथ उसके सीने में उतर गई है। काव्या, इसे आगे बढ़ाते रहना। मेरे यहाँ न रहने के बाद भी जब ये गिनती आगे बढ़े, तब भी इसे जारी रखना। काव्या की आवाज में एक शांत, दृढ़ निश्चितता थी। मेरा यही इरादा है। जब तक इस पेशे को इसकी जरूरत है, तब तक मैं इसे आगे बढ़ाते रहने का इरादा रखती हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि यह हम दोनों के स्वीकार करने से कहीं अधिक समय तक चलेगा, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न आ चुके हों। एपिसोड 86। डॉक्टर भटनागर ने दिल्ली से उन्हें पत्र लिखा, जो खुद अब सेवानिवृत्त हो चुके थे और 90 के दशक में थे। अनन्या ने आने वाले हफ्तों में उस पत्र को कई बार पढ़ा और उसकी सावधान, औपचारिक गर्मजोशी में उसी हिचकिचाहट भरे, कठिनता से जीते गए सम्मान की गूंज पाए, जो दशकों पहले दिल्ली के एक सभागार में सच्ची साझेदारी में बदल गया था। उन्होंने लिखा था, मैंने अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान उन सर्जनों पर काफी समय बिताया है जिन्होंने मेरे जीवन काल में इस देश की चिकित्सा पद्धति को वास्तव में आकार दिया। ईमानदारी से ऐसा करने पर मुझे पता चलता है कि बहुत कम नाम उस सूची में सबसे ऊपर आने के हकदार है। आपका नाम बिना किसी शर्त के वहां आता है। मुझे थोड़ा अफसोस है कि जब हम पहली बार मिले थे, तो उस बात को ठीक से पहचानने में मुझे एक पूरे सभागार के बराबर जिद्दी संदेह लगा। लेकिन मैं इन औपचारिक शब्दों से कहीं अधिक आभारी हूं कि आखिरकार वो समझ पूरी तरह से आ ही गई। अंतिम सप्ताह चुपचाप आ पहुंचा, जो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर की सावधानीपूर्वक की गई उपशामक पैलियाटिव योजना की बदौलत संभव हो पाया था। तब तक अनन्या को उनके अपने बेडरूम में बने एक अस्पताल के बिस्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया था। वो एक असाधारण जीवन के जमा हुए प्रमाणों से घिरी हुई थी। मीरा के व्हाइट कोट समारोह की फ्रेमयुक्त तस्वीर, डॉक्टर रानाडे के कार्यालय का छोटा डेस्क फैन और उन सहेजे गए पत्रों की दराज जिसे उन्होंने अपने अंतिम सुधी दिनों में मीरा से एक बार फिर जोर से पढ़ने के लिए कहा था। वसंत ओक की पत्नी की सच्ची कृतज्ञता, रीमा कपाड़िया की शांत स्वीकृति, अंजलि अय्यर की पोती की तस्वीर, जिनमें से प्रत्येक इस बात का एक छोटा, स्थायी प्रमाण था कि उनका काम और प्यार वास्तव में पूरी तरह से मायने रखता था। डॉक्टर राव उन अंतिम दिनों में हर पल उनके साथ रहे। उनकी अपनी ढलती उम्र और सावधानी से संभाला हुआ कमजोर दिल उस स्थिर और पूर्ण उपस्थिति के आड़े नहीं आया जो उन्होंने लगभग 5 दशकों के वैवाहिक जीवन में उन्हें दी थी। उन्होंने उन शांत, बिना जल्दबाजी के घंटों में उनका हाथ थामे रखा, जो एक शांतिपूर्ण और ईमानदारी से प्रबंधित मौत एक परिवार को देती है। उस दोपहर, जो उनके अंतिम स्पष्ट और होशपूर्वक बिताए जाने वाले पहरों में से एक साबित होने वाली थी, अनन्या ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उनकी आवाज अनगिनत ऑपरेशन थिएटरों में गूंजने वाले उनके दबंग अधिकार से काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो जो कहना चाहती थी, उसमें अब भी वैसी ही निश्चितता थी। अरुण, मैंने 2 पूरे जीवन जिए हैं। मैं एक बार वर्षा से भीगे फ्लाईओवर पर मर चुकी थी, यह मानते हुए कि मैंने एक ऐसा जीवन बनाया है जो हर पेशेवर लिहाज से असाधारण है और लगभग हर दूसरे लिहाज से पूरी तरह से खाली है। मैं चाहती हूं कि आप पूरी तरह और बिना किसी हिचकिचाहट के ये जानें कि इस दूसरे जीवन ने उस विफलता को इतनी अच्छी तरह और पूरी तरह से सुधार दिया कि मुझे इसे कमाने में हुई हर एक कीमत पर गर्व महसूस हुआ। वह थकान, संदेह के वर्ष, यहाँ तक कि यह बीमारी भी। इनमें से किसी ने भी मेरे द्वारा बनाई गई चीज को कम नहीं किया। मैंने एक ऐसा विवाह बनाया जिसने कभी मुझसे यह नहीं कहा कि मैं जितनी सक्षम हूं, उससे छोटी बन जाऊं। मैंने एक ऐसी बेटी को पाला जो मेरी सभी उम्मीदों से बढ़कर और अपनी खुद की योग्यता के दम पर सब कुछ बन गई। मैंने एक ऐसा जीवन मदद का सिलसिला, विरासत बनाया जो मेरे खुद के लोगों को बचाने में असमर्थ होने के बाद भी लोगों की जान बचाता रहेगा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है, यदि कुछ होता भी है। लेकिन मैं पूरी निश्चितता के साथ जानती हूं कि ये दूसरा मौका जो भी था, मैंने इसका एक भी दिन बर्बाद नहीं किया। डॉक्टर राव की आवाज अब कांप रही थी। उन्होंने लगभग 5 दशकों के साझा जीवन के पूरे वजन को महसूस करते हुए कोमलता से उनका हाथ थामते हुए कहा, तुमने मुझे भी वही उपहार दिया। अनन्या, मैं चाहता हूं कि वो इस वाक्य को पूरा नहीं कर पाए, और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। उन्होंने कोमलता से कहा, मैं जानती हूं, मैं हमेशा से जानती थी। यही कारण है कि इनमें से कोई भी चीज मुझे उतनी नहीं डराती जितनी मैंने कभी उम्मीद की थी। इसके 3 दिन बाद, एक शांत मानसून की सुबह के शुरुआती पहरों में अनन्या कुलकर्णी का निधन हो गया। उनके पति ने एक हाथ थामा हुआ था और बेटी ने दूसरा। उनका पोता अगले कमरे में सो रहा था, और खिड़कियों पर मूसलाधार बारिश की बूंदें एक शांत लय में गिर रही थीं। उनके असाधारण जीवन के पूरे सच को जानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक अचूक और शांत समानता समेटे हुए था। वही बारिश जिसने एक बार, एक अलग रात में, उनसे एक जीवन छीन लिया था, अब धीरे धीरे और शांति से बरस रही थी।
क्योंकि ये दूसरा और कहीं अधिक पूर्ण जीवन अंततः उन्हें मुक्त कर रहा था। वो 74 वर्ष की थी। उन्होंने 2 पूरे जीवन कालों और लगभग एक पूरी सदी की संचित यादों के साथ ठीक वैसा ही जीवन जिया था जैसा उन्होंने 15 साल की उम्र में एक शिशु के असहाय शरीर में फंसने और बढ़ते हुए शांत आतंक के साथ यह समझने के बाद खुद से वादा किया था कि उन्हें एक ऐसा दूसरा मौका दिया गया है जिसके लिए उन्होंने कभी नहीं कहा था। उन्होंने उसे बर्बाद नहीं किया था, एक दिन के लिए भी नहीं। एपिसोड 87, जो शेष रहा। डॉक्टर अनन्या कुलकर्णी के निधन के 15 वर्ष बाद बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पुणे, जिसे कुछ वर्ष पहले डॉक्टर अनन्या कुलकर्णी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम दे दिया गया था। हालांकि अधिकांश छात्र अभी भी स्नेहवश इसे केवल बीजे ही कहते थे, एक ऐसी परंपरा जिससे उनकी अपनी पुरानी जान पहचान वाले इस बात पर सहमत होते कि उनकी यह नामकरण करता मुस्कुरा उठती कि एनेटॉमी हॉल में 20 वर्षीय सर्जिकल इंटर्न ईशानी देशमुख खड़ी थी और हॉल के प्रवेश द्वार के पास लगे छोटे से पीतल के तख्ते को शायद अपनी ट्रेनिंग शुरू होने के बाद से 100वीं बार पढ़ रही थी। इस कमरे में 1990 में एक प्रथम वर्ष की छात्रा ने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि उत्कृष्टता किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अपना शेष जीवन ये सुनिश्चित करने में बिताया कि उनके बाद आने वाले किसी भी छात्र को इसे दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता न पड़े। उनके अंतिम मेंटरशिप बैच के उत्तीर्ण छात्रों द्वारा समर्पित ईशानी ने इस इमारत में कदम रखने से पहले ही डॉक्टर अनन्या कुलकर्णी की आत्मकथा अनडिनायल 3 बार पढ़ ली थी। पहली बार 16 वर्ष की आयु में, जब मेंटरशिप कार्यक्रम के संचालन के तीसरे दशक की एक लाभार्थी और पारिवारिक मित्र ने उनकी हथेलियों में एक घिसी पिटी प्रति थमाते हुए बस इतना निर्देश दिया था, अपने भविष्य के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले इसे पढ़ना। दूसरी बार अपनी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के दौरान, जब उन्होंने एक 15 वर्ष की लड़की के शांत अडिग निश्चय के उस संस्मरण से एक विशेष प्रकार का स्थिर संबल प्राप्त किया जो उसने अपने पूरे परिवार के संदेह के विरुद्ध दिखाया था। और तीसरी बार, सबसे हाल ही में, अपने सर्जिकल क्लर्कशिप के पहले कठिन सप्ताह के दौरान, जब एक सीनियर रेजिडेंट की उनकी नैदानिक सहज बुद्धि पर की गई एक उपेक्षापूर्ण टिप्पणी ने उन्हें एक थकी हुई रात में डॉक्टर सालुके नामक एक रेजिडेंट के साथ गलियारे में हुए उस टकराव से जुड़े विशेष अंश को ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उस क्षण उन्हें यह आश्वस्त करने वाली विशिष्ट सांत्वना चाहिए थी कि इस प्रकार के हतोत्साहन का एक लंबा प्रलेखित इतिहास रहा है जो अंततः पूरी तरह से गलत साबित होता है। उन्होंने कभी सीधे तौर पर डॉक्टर कुलकर्णी से मुलाकात नहीं की थी। उनकी मृत्यु के समय वह केवल 8 वर्ष की थी और उनकी यादें एक धुंधली सी पारिवारिक कहानी से आगे नहीं थी कि दशकों पहले एक दूर की रिश्तेदार ने एक कॉन्फ्रेंस में उस प्रसिद्ध सर्जन से संक्षेप में मुलाकात की थी। लेकिन वह एक ऐसी पूरी पीढ़ी की युवा भारतीय महिलाओं के साथ बड़ी हुई थी जो अब उन संस्थानों और संरचनाओं के भीतर जी रही थी जिन्हें डॉक्टर अनन्या कुलकर्णी ने लगभग 50 वर्षों के विचारशील, धैर्यवान श्रम से खड़ा किया था। एक औपचारिक मेंटरशिप कार्यक्रम जो ईशानी के अपने प्रवेश के वर्ष तक 9 राज्यों के 41 अस्पतालों तक फैल चुका था। एक राष्ट्रीय ट्रॉमा प्रोटोकॉल जो मानक सर्जिकल प्रशिक्षण में इतना गहराई से समाहित हो चुका था कि अधिकांश छात्र बिना ये जाने डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी सीख जाते थे कि यह कभी एक कट्टर, विवादास्पद प्रस्ताव था जिसका दिल्ली के एक संशयवादी सभागार के सामने बचाव किया गया था, और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल पाठ्यक्रम जो अपने सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध क्रियान्वयन के बाद अन्य एशियाई देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा अपनी प्रणालियों के लिए औपचारिक रूप से अध्ययन और अनुकूलित किया जाने वाला एक खाका बन चुका था। ईशानी अपने रेजिडेंसी के दूसरे वर्ष के दौरान एक शांत रविवार की दोपहर को मेडिकल कॉलेज द्वारा अपने नामांकित परिसर के एक विंग में स्थापित किए गए छोटे से संग्रहालय कक्ष में पहुंची, एक मामूली सी जगह जिसे मुख्य रूप से मीरा कुलकर्णी अयंगर, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले अपने विवाह के बाद अपनी मां के उपनाम को स्थायी रूप से अपने नाम में जोड़ लिया था, जो इस बात का एक छोटा सचेत कृत्य था कि वह उस विरासत को केवल विरासत में पाने के बजाय उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने को संकल्पित थी, द्वारा कॉलेज के औपचारिक और आभारी अनुरोध पर अपनी मां के निधन के बाद दान की गई वस्तुओं से सजाया गया था। ये प्रदर्शनी सरल थी, किसी भी विशेष भव्यता से रहित। एक कांच के बक्से में रखा एक पुराना, रिटायर हो चुका डेस्क फैन, पीले पड़ चुके शोध पत्रों की एक फाइल जिनके हाशिए पर आज भी एक बुजुर्ग प्रोफेसर की हल्की पेंसिल के नोट्स थे जिन्होंने उनमें से हर एक को संभाल कर रखा था, एक व्हाइट कोट समारोह की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर, पत्रों का एक छोटा सा ढेर जिन्हें सीधे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बहुत नाजुक और व्यक्तिगत बताने वाले एक नोट के साथ आगंतुकों के पढ़ने के लिए अलग तख्तियों पर मुद्रित किया गया था। ईशानी ने अंजलि अय्यर नाम की एक महिला की बेटी का पत्र पढ़ा।
तख्ती के अनुसार वह मुख्य रूप से दिल्ली के एक बगीचे में एक महिला की तस्वीर और एक मां के असाधारण समर्पण के इस असंभव से आश्वासन की 2 पीढ़ियों तक चली खोज का संक्षिप्त विवरण था कि वो समर्पण उनकी अकाल मृत्यु के बाद भी जारी रहा था। उन्होंने रीमा कपाड़िया नाम की एक पत्रकार का पत्र पढ़ा, जिसकी सावधानीपूर्वक और सम्मानजनक अस्पष्टता ने ईशानी को, जैसा कि उसने अपने से पहले हजारों आगंतुकों को छोड़ा था, डॉक्टर कुलकर्णी की प्रसिद्ध असामान्य प्रतिभा के सटीक, रहस्यमय स्रोत के बारे में उत्तरों से अधिक वास्तविक प्रश्न दिए थे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक मिसेज ओक नाम की एक महिला का पत्र पढ़ा, जिसमें एक निर्णय का बचाव करने के बजाय एक हानि को स्वीकार करने की ईमानदारी के लिए एक युवा सर्जन का धन्यवाद किया गया था, और उसे पढ़ते हुए उन्होंने उस संस्था के संपूर्ण दर्शन के बारे में कुछ ऐसा समझा जिसके भीतर वो अब प्रशिक्षण ले रही थी, जो किसी भी व्याख्यान द्वारा सिखाए गए पाठ से कहीं अधिक पूर्ण था। वो डॉक्टर काव्या नायर को ढूंढते हुए वहां पहुंची, जो अब स्वयं सेवानिवृत्त हो चुकी थी, फिर भी कॉलेज के ग्रैंड राउंड्स में 71 वर्ष की आयु में भी कभी कभार एक बहुमूल्य उपस्थिति दर्ज कराती थी। संग्रहालय कक्ष के बाहर संस्थान द्वारा बनाए गए छोटे से बगीचे में एक बेंच पर बैठी थी और टमाटर के पौधों के एक छोटे से पैच की उस विशेष सावधानी से देखभाल कर रही थी, जिसे कॉलेज के माली स्टाफ द्वारा एक अघोषित लेकिन सार्वभौमिक सहमति के कारण कभी भी वहां से हटाने या किसी अन्य पौधे से बदलने की अनुमति नहीं दी गई थी। एपिसोड 87 फाइनल चैप्टर। डॉक्टर नायर ने ईशानी के पास आने पर बिना किसी कठोरता के देखा, किसी ऐसे व्यक्ति की तेज आके जाने वाली गर्मजोशी के साथ जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन छात्रों के भीतर ठीक इसी प्रकार की शांत दृढ़ भूख को पहचानना सीखा था जो उनकी देखभाल से गुजरते थे। तुम वही युवा रेजिडेंट हो जो हर रविवार इस कमरे में आती रहती हो। मैंने ध्यान दिया है। कौन सी बात तुम्हें यहाँ बार बार खींच लाती है? ईशानी ने अपने पीछे संग्रहालय कक्ष की ओर इशारा करते हुए स्वीकार किया। मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने वास्तव में ये सब कैसे किया। वे प्रोटोकॉल, वे प्रशिक्षण कार्यक्रम, वो मेंटरशिप ढांचा जिसने मुझ जैसी किसी लड़की को इस कॉलेज में उन कहानियों की तुलना में काफी कम डर के साथ कदम रखने दिया जिनका सामना करने का जिक्र वह करती है। मैं उनकी आत्मकथा पढ़ती हूँ और तब भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाती कि एक जीवन इतने सब कुछ को कैसे समेट सकता है। डॉक्टर नायर थोड़ी देर के लिए शांत रहीं। उनके हाथ टमाटर के पौधों के बीच परिचित, बिना किसी जल्दबाजी के चलने वाले काम में व्यस्त थे, इससे पहले कि उन्होंने अंततः उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी जो उन्हें वास्तव में जानते थे, इसे पूरी तरह से समझा था। मैंने उनके साथ लगभग 30 साल काम किया, उनके साथ औपचारिक रूप से नियुक्त उनके पहले मेटी के रूप में उनके पहले दिन से लेकर उनके जीवन के अंतिम महीनों तक, और मैं आज भी कभी कभी एक ही जीवन काल में उनके द्वारा निर्मित इन सब चीजों के विशाल दायरे को देखकर पूरी तरह अचंभित रह जाती हूँ। हालांकि अब मेरा यह विश्वास बन गया है कि इसका उत्तर उतना रहस्यमय नहीं है जितना पहली नजर में दिखाई देता है। मेरे जानने के दौरान उन्होंने कभी भी एक पल के लिए भी किसी एक उपलब्धि को पर्याप्त नहीं माना। उन्होंने जो भी प्रोटोकॉल बनाया, उसके तुरंत बाद उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि जब वो व्यक्तिगत रूप से उसकी देखरेख करने में सक्षम नहीं रहेंगी, तो उसे कौन आगे बढ़ाएगा। उन्होंने जिस भी छात्र को मेंटर किया, तुरंत ही उन्होंने उन्हें अपने खुद के छात्रों को मेंटर करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। यदि तुम उस अंतर को समझ सको जो मैं समझाना चाहती हूँ, तो वो सिर्फ कोई करियर नहीं बना रही थी, वो एक ऐसी श्रृंखला चेन का निर्माण कर रही थी जिसे हमेशा जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह उसमें मौजूद किसी भी एक कड़ी से, यहां तक कि उस पहली कड़ी से भी जिसे उन्होंने स्वयं दर्शाया था, काफी आगे तक फैली रहे। ईशानी ने इस बात पर विचार किया। डॉक्टर नायर के हाथों को टमाटर के पौधों के बीच सावधानी से चलते हुए देखा और अपने इस पेशे में कदम रखने के अपने खुद के निर्णय और उसके हिस्से के रूप में विकसित होने की समझ के भीतर कुछ शांत होता हुआ महसूस किया। थोड़ी देर बाद ईशानी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि वो जानती थी? अंत के करीब, क्या आपको लगता है कि वो समझ गई थी कि यह श्रृंखला वास्तव में कितनी दूर तक फैलेगी? मेरी कहानी यही समाप्त होती है। दिल, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई और आप एक नई कहानी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर सेल फोन विद एरो और सब्सक्राइब बेल जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी खूबसूरत कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। दिल ओपन बुक।